हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अपने शुरुआत की थी 1206 से। तब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऐबक बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बात की जाए तो गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। कौन बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और इसका उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो वो प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी जो गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? 1240 में। 1240 में रजिया के बाद अगर बात की जाए भी दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो वो था बहराम शाह। बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठा और कब तक रहा? 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के बाद बात की जाए पांचवें सुल्तान की तो वो था मशूद शाह। मशूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठा और 1246 तक गद्दी पर रहा। मशूद शाह के बाद बात की जाए तो नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। 1246 में ये गद्दी पर बैठा और 1265 तक। देखो बच्चों, रजिया और बलबन के मध्य 3 सुल्तान आ जाते हैं, एक बहराम शाह, एक मशूद शाह और एक नासिरुद्दीन महमूद। अगर नासिरुद्दीन महमूद की बात की जाए तो ये सुल्तान ज़रूर था, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? प्रमुख हाथ किसका था जो गद्दी संभाले हुए था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह बलबन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलबन भी कहा जाता है। अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो ये गद्दी पर कब बैठा? 1265 में और कब तक रहा? 1286 तक गद्दी पर रहा था। इसके अन्य नामों की बात की जाए तो उलूग खां और बलबन इसके अन्य नाम थे। अगर इसकी बात की जाए तो ये आया कहाँ से? तो ये जो इल्तुतमिश था ना, इसके समय चहलगामी या इसे अपने कहते हैं 40 दासों का एक दल होता था, उससे संबंधित था। ये क्या था? एक दल था दासों का। उस दल से ये संबंधित था गयासुद्दीन बलबन। वहीं से ये आगे बढ़कर आया। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे इसका प्रमुख हाथ था और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद ये गद्दी पर बैठा 1265 से 1286 तक। अगर इसके शुरुआती कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले इसने क्या काम किया? मंगोलों का सामना करने के लिए, देखो उस समय मंगोलों का आक्रमण होता रहता था, तो मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की या सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया। सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया जिसे क्या कहा जाता है? दीवाने आरिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवाने आरिज। देखो आपसे पूछा जा सकता है दीवाने आरिज क्या है? तो बलबन के द्वारा मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की गई जिसे क्या कहा गया? दीवाने आरिज कहा गया। बलबन ने अपने दरबार में एक नई प्रथा भी शुरू की। उस प्रथा को क्या कहा जाता है? पाबोस या सिजदा। क्या कहा जाता है? पाबोस या सिजदा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भी जब आप दरबार में जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसे क्या करना होता था? लंबा लेटकर और सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी उसे क्या कहा गया? पाबोस या फिर सिजदा कहा जाता था। अब गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो इसकी प्रमुख नीति की, तो इसकी नीति कौन सी थी? लोह और रक्त की नीति थी। कौन सी थी? लोह और रक्त की, आयरन एंड ब्लड की नीति अपने कह सकते हैं इसे, लोह और रक्त की नीति। इस नीति के अनुसार क्या किया जाता था? इस नीति के अनुसार पुरुषों को तो मौत के घाट उतार दिया जाता था। पुरुषों को मौत के घाट, अपने कह सकते हैं जिनकी आयु 16 या 17 वर्ष से अधिक होती थी, जो पुरुष होते थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो बच्चे और स्त्रियां बचती थी, बच्चे और स्त्रियां,
उन्हें क्या किया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो अपने बलबन की 3 प्रमुख बातें कर चुके हैं। एक तो ये कहाँ से संबंधित था, तो चहलगामी जो 40 तुर्की जो दास थे वहाँ से संबंधित था। एक सैन्य विभाग की इसने स्थापना की, पाबोस और सिजदा भी इसने शुरू की, ठीक है। इसके अलावा लोह और रक्त की नीति का भी इसने प्रतिपादन किया था। अब देखिए 1286 जब इसकी मृत्यु होती है, 1286 के बाद क्या हुआ, जो अमीर तुर्की लोग थे बलबन की मृत्यु के बाद, उनमें सत्ता के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया। और उस संघर्ष में कामयाब कौन रहा, जिसे सत्ता मिली, वो था क्यूमर्स। कौन था, क्यूमर्स। इसे इस जो आपसी संघर्ष था इसमें कामयाबी मिली और ये गद्दी पर बैठा। लेकिन 1290 में, कब, 1290 में किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, 1290 में क्यूमर्स का वध कर दिया, इसे मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना की, वह था खिलजी वंश। कौन सा था, खिलजी वंश। तो देखो बच्चों, इसमें बलबन की प्रमुख बातें हो गई। इसमें बलबन का राजतव का जो सिद्धांत है वह रहता है। अब ये राजतव का सिद्धांत था क्या, राजतव का सिद्धांत बलबन का, इस राजतव के सिद्धांत में क्या होता था, बलबन का मानना था भी जो राजा होता है, शासक होता है, सुल्तान होता है, वह क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसमें शक्ति होती है, ईश्वर की देह शक्ति होती है, वह अन्य लोगों से हटकर होता है। यानी कि उसमें क्या होती है, ईश्वर की शक्ति होती है, पावर्स होती है, अन्य लोगों से वह क्या रहता है, अलग रहता है, अलग गुणों से युक्त होता है वह। इसी प्रकार इसने जो अमीरों के विद्रोहों को कुचलने के लिए नई नई नीतियों का प्रतिपादन भी किया था। इसके अलावा अगर प्रमुख बात की जाए इसकी, तो इसने चोरों और डाकुओं का दमन भी किया था और जाटों के विद्रोहों को और राजपूतों के विद्रोहों को दबाना इसका प्रमुख कार्य था। तो ये छोटी छोटी बातें अपने हो चुकी हैं अंत वाली, जिसमें अपने राजतव का सिद्धांत इसका प्रमुख है, जिसे अपने कवर करना है। भी ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वरीय गुणों से राजा जो होता है या शासक जो सुल्तान होता है वह ईश्वरीय गुणों से प्रदंत होता है। जनता के मुकाबले इसमें पावर्स अधिक होती है, आम लोगों के मुकाबले वह जनता से हटकर होता है। ईश्वर ने उसे प्रतिनिधि के रूप में भेजा होता है, वह क्या करता है, जनता का चरवाहा कहलाता है, यानी कि जनता का संचालन करने वाला। यह था उसका राजतव का सिद्धांत, यानी कि बलबन का राजतव का सिद्धांत। तो बच्चों, इस प्रकार अपने दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था, जिसे मैंने आपको बताया था इल्बरी, गुलाम या यामिनी वंश भी जिसे कहा जाता है, ये कंप्लीट हो गया अपना। अन्य नाम, मुख्य नाम तो है गुलाम वंश, अन्य नामों की बात करें तो इल्बरी और यामिनी वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अपने कल न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई, यहीं से अपने कल टॉपिक शुरू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।